हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा मल्टीपल इंटीग्रल्स का चैप्टर चल रहा है जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में और बीएससी लेवल पे पढ़ाया जाता है। उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा मैंने आपको फिबोनाची थ्योरम कराई थी, जिसमें डबल इंटीग्रल निकाला था हमने ओवर अ रेक्टेंगुलर रीजन। अगर रेक्टेंगुलर रीजन ना हो, कोई भी जनरल रीजन आपको दे दे, ठीक है, तो कैसे डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे हम आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बेटा, जब आपको कोई भी जनरल रीजन है, ज़रूरी नहीं है कि अब आपको उसने जो है रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ हो, ठीक है, किसी भी कर्व की फॉर्म में भी रीजन हो सकता है। तो जनरली ऐसे ना हमारे दो टाइप के इंटीग्रल्स बन जाते हैं, दो टाइप के रीजन्स होते हैं। एक है टाइप 1 रीजन और एक होता है टाइप 2 रीजन। पहले इनका मीनिंग समझ लें। टाइप 1 रीजन क्या होता है, टाइप 2 रीजन क्या होता है। टाइप 1 रीजन बेटा हमारा वर्टिकली सिंपल होता है। इसका क्या मीनिंग है, देखो, अगर यहाँ पे देखे, जहाँ मेरी पेंसिल है बच्चों, जहाँ मैंने ये लिखा है टाइप 1, यहाँ पे बेटा जो रीजन है ना वो किस फॉर्म का होगा, जैसे x तो होगा a से b के बीच में, और y g1x और g2x। g1x एंड g2x क्या है, ये कोई भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं x के ओवर द इंटरवल a b। मतलब y की जो लिमिट्स हैं वो फंक्शनल है, फंक्शन की फॉर्म में है। जैसे ये g1x x स्क्वायर हो सकता है, x हो सकता है, रूट x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो g1x और g2x आर एनी टू फंक्शंस ऑफ x। तो y की लिमिट तो फंक्शन की फॉर्म में है, फंक्शनल लिमिट्स हैं y की, और x की कांस्टेंट लिमिट है। ठीक है, तो देखो x की कांस्टेंट लिमिट हुई तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, ये देखो जरा। x इक्वल टू a ये लाइन होगी सीधी स्ट्रेट, और x इक्वल टू b ये वाली लाइन होगी सीधी स्ट्रेट। ठीक है, तो आप देख रहे हो वर्टिकली जो हमारे पास लाइनें हैं ना, वो तो हमारी कांस्टेंट है, तो वो चीज़ हमारे लिए सिंपल है, इसलिए हम इस ग्राफ को बोलते हैं वर्टिकली सिंपल। ठीक है, अगर इस तरीके का हमारा रीजन बन जाए तो हम उसे बोलते हैं वर्टिकली सिंपल, क्योंकि वर्टिकली हमें कांस्टेंट लिमिट मिल रही है। ठीक है, और इधर देखो जरा, ये क्या है, g2x है, y इक्वल टू g2x, और नीचे वाला क्या है, y इक्वल टू g1x। तो ये कर्व की फॉर्म में है, ठीक है, कर्व या फंक्शन की फॉर्म में है। तो अगर आपके पास y की जो लिमिट्स हैं वो तो फंक्शन की फॉर्म में हो, और x की लिमिट आपकी कांस्टेंट फॉर्म में हो, तो हम बोलते हैं ये टाइप 1 रीजन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इतने रीजन में जो ये शेड किया हुआ है रीजन, ये रीजन मेरा D है। ठीक, दो साइड से तो हमें वर्टिकल लाइन मिल रही है, और ऊपर से और नीचे से बाउंड्री कौन बना रहा है, g1x और g2x बना रहे हैं, विच आर एनी टू फंक्शंस ऑफ x। तो अगर इस तरीके का रीजन हो और इसके ऊपर मुझे किसी सरफेस को इंटीग्रेट करना हो, तो हम कैसे करेंगे वो हम आज सीखते हैं। ठीक है, अब ये याद करिए यहाँ पे कि इस तरीके के रीजन को हम बोलते हैं टाइप 1 रीजन, और ये वर्टिकली सिंपल होता है। इसको याद करने का तरीका यही है कि ये जो वर्टिकल लाइन्स है ये हमें मिल जाए। ठीक है, तो मतलब कांस्टेंट लिमिट किसकी मिल गई, x की मिल गई है, तो हमारा रीजन बनता है टाइप 1 रीजन। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो बेटा, देखो वो बन जाएगा टाइप 2। देखो मैंने यहाँ लिखा है टाइप 1 के लिए, टाइप 1 में x की कांस्टेंट लिमिट्स होती हैं और y की फंक्शनल लिमिट्स होती हैं। फंक्शनल मतलब फंक्शन की फॉर्म में होंगी। ठीक है, तो टाइप 2 रीजन देखो बेटा क्या होता है, टाइप 2 रीजन आपका हॉरिजॉन्टली सिंपल होता है, मतलब हॉरिजॉन्टली आपको लाइंस मिल जाती हैं। तो देखो हॉरिजॉन्टली लाइन मिली मुझे y इक्वल टू डी और y इक्वल टू सी। अब हॉरिजॉन्टली लाइन मिल जाएंगी, और साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से बाउंड्री कौन बनाएगा, कोई भी फंक्शन बनाएगा y का। तो आपकी बारी, लेफ्ट बाउंड्री को मैंने ले लिया x इक्वल टू h1y और x इक्वल टू h2y हो गई राइट बाउंड्री। तो x की लिमिट आपकी बारी फंक्शनल फॉर्म में आ गई। ठीक है, फंक्शन मतलब x की कोई भी लिमिट जो है ये एनी फंक्शन ऑफ वाई है, सपोज वाई स्क्वायर आ जाए, वाई क्यूब आ जाए, कुछ भी आ जाए, ई टू द पावर वाई आ जाए, लॉग वाई आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो वाई की लिमिट्स फंक्शनल हो गई, और एक्स की लिमिट्स फंक्शनल हो गई, और वाई की लिमिट्स क्या आ गई आपके पास, कांस्टेंट आ गई। अब इनसे जो बीच में रीजन कवर हुआ ये सारा, जहाँ पे मेरी पेंसिल है, इस रीजन को मैंने बोला डी। अब मुझे अपना जो सरफेस इंटीग्रेट करना है ना, जो डबल इंटेग्रल मुझे निकालना है, वो ओवर दिस रीजन निकालना है। ठीक है, इस वाले डी वाले रीजन के ऊपर निकालना है मुझे सरफेस जो भी इंटीग्रल निकालना है, डबल इंटीग्रल। तो ऐसे रीजन को बोलते हैं बेटा टाइप 2 रीजन, और ये मेरा हॉरिजॉन्टली सिंपल रीजन होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली सिंपल मतलब हॉरिजॉन्टली मुझे लाइंस मिली, वर्टिकली सिंपल मतलब वर्टिकली मुझे लाइंस मिल गई। ठीक है, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, जब रीजन आप ड्रॉ करेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कौन सा रीजन है। तो देखो इसमें y की लिमिट c और d कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर, h1y और h2y एनी टू फंक्शंस ऑफ y है। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं मेरे पास। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके पास आ गया, इवेलुएट दिस इंटीग्रल। बेटा सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, अब चैप्टर जैसे जैसे आगे चलता जाएगा नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, पहले तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन कहाँ से आए हमारे पास। देखो इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने डबल इंटीग्रल का साइन देखा,
ठीक है, और हमारे पास जो भी कोई सरफेस हमारे को गिवन होता था, ठीक है, ये x प्लस वाई स्क्वायर का मुझे सरफेस गिवन है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे आप ज़रूर चेक करें कि x और y की जो लिमिट्स आपको गिवन है वो कांस्टेंट लिमिट्स गिवन है या फंक्शनल लिमिट्स गिवन है। अगर कांस्टेंट लिमिट गिवन होती, जैसे कांस्टेंट लिमिट गिवन होती है तो हम फिबोनाची थ्योरम लगाएंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। एक तो ये पहले देखो, पहले डी वाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो पहले वाला इंटीग्रल है, जो अंदर वाला इंटीग्रल है, ठीक है, ये y का है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है y इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे जो मेरा रीजन है बेटा, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा रीजन है बेटा वो क्या है, y तो है एक्स क्यूब और 1 के बीच में, ठीक है ना। देखो क्योंकि मेरा डी वाई पहले लिखा है, इसका मतलब ये लिमिट y की आ गई, तो डी पहले वाला जो इंटीग्रल अंदर वाला इंटीग्रल है वो y इक्वल टू एक्स क्यूब और y इक्वल टू 1 के बीच में है, और बाहर मेरा dx लिखा है, तो बाहर वाला जो इंटीग्रल हुआ, तो बाहर वाला इंटीग्रल मेरा x की लिमिट्स दे रहा, तो x हो गया मेरा 0 से 1 के बीच में। तो मेरा ये तो मेरा d बन गया। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए हमारे पास कि कांस्टेंट लिमिट्स आ रही है हमारे पास दोनों की, x और y की, या हमारे पास एक की कांस्टेंट है और एक की फंक्शनल लिमिट्स है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट होता तो हम डायरेक्ट फिबोनाची थ्योरम लगा देते, जैसा लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। अब आपके पास कांस्टेंट लिमिट्स नहीं है, हमारे पास एक फंक्शन की फंक्शनल लिमिट्स आई हुई है, ठीक है बेटा। तो इसकी मेरे पास क्या है, फंक्शनल लिमिट्स हैं। तो अगर वो आपसे ये कह दे क्वेश्चन में कि रीजन को स्केच भी कीजिए, तो हम स्केच भी कर लेंगे, पर इस क्वेश्चन में हमें उसने सिर्फ इवेलुएट बोला हुआ है, ठीक है। तो अब इवेलुएट बोला तो हम इसको डायरेक्ट इवेलुएट कर लेते हैं। ये देखिए कैसे इवेलुएट करेंगे, तो 0 to 1 एक्स क्यूब टू 1। अब देखो पहले अंदर वाला हमेशा सॉल्व होगा, ठीक है, फंक्शन वाला पहले सॉल्व करना है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लें। तो पहले फंक्शन वाला सॉल्व करेंगे, फंक्शन वाला विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक्स मेरा कांस्टेंट है, तो एक्स वाई आ जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाय 3 आ जाएगा। और इसकी मैं पहले लिमिट ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई क्या है मेरा एक्स क्यूब और वाई इक्वल टू 1, ठीक है। और ये बाहर वाला इंटीग्रल बेटा जो है मेरा, ये एज इट इज़ रह गया, ठीक है। ये बाहर वाला इंटीग्रल एज, हमेशा पहले इनर इंटीग्रल सॉल्व होगा बेटा, और जो इनर इंटीग्रल वो होगा जिसके पास फंक्शनल लिमिट्स होंगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, y की वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो y को 1 डाला हमने तो 1/3 आ गया यहाँ पे। अब माइनस, अब y को डाल देंगे एक्स क्यूब, तो x इंटू एक्स क्यूब हो गया x4 माइनस एक्स क्यूब डाला तो 3 3 9 अपॉन 3, ठीक है बेटा। यही आएगा, सबको पता है, पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, तो मेरा ये फंक्शन बन गया। अब बाहर का इंटीग्रल एज इट इज़ रह गया, ठीक है, राइट। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अब सारा फंक्शन एक्स का बन गया है तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो x/3 माइनस x5/5 माइनस 9 है, तो 10 3 30। और अब लिमिट ले लेंगे 0 to 1 इस पूरी एक्सप्रेशन की, ठीक है बेटा, यही आएगा आपके पास। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, x को 1 डाल दिया, ठीक है, x को मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे बेटा, आपके पास क्या आ जाएगा 3/5, क्योंकि x को 0 डालने पे तो 0 हो गया, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं। बाई चांस आपको रीजन करने के लिए बोल दें कि इसको प्लॉट कर दीजिए रीजन को, तो देखो कैसे प्लॉट करेंगे। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। देखो y यहाँ से देखो, ये सबसे पहले इसको देखो, एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू वाई है आपके पास, तो इसको ना एक बार इक्वालिटी मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है मेरा, ये होता है बेटा। स्टैंडर्ड कर्व्स आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, जैसे पैराबोला का, लाइन का, और y इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू रूट एक्स, इन सब के ग्राफ आपको आने चाहिए, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब ये हो जाएगा, y इक्वल टू 1 क्या होगा मेरी, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये होती है मेरी y इक्वल टू 1 की लाइन आ गई। ये कर्व हो गया मेरा y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y लेस देन इक्वल टू 1, मतलब नीचे 1 से तो नीचे रहना है और एक्स क्यूब से ऊपर रहना है, तो मेरा रीजन ये वाला शेड होने लगा है। पर पहले मेरे को जो है ये x की भी लिमिट देख लेनी है कि क्या है, x क्या है मेरा, x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड x इज, एक बार इसको ऐसे कर लो, x इक्वल टू 0 कर लो, ये जो लेस देन इक्वल टू का साइन होता है इसको इक्वल कर लो, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, तो ये हो गया मेरा x इक्वल टू 0।
और इसको भी इक्वालिटी साइन मान लो, लेस वाले को, जहाँ मेरी पेंसिल है। तो ये बन गया x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होगी? यही होगी जो इस वाले पॉइंट से पास हो रही होगी, क्योंकि दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, इसमें x को 1 डालोगे तो y 1 आ जाएगा। तो ये मेरा 1 1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x इक्वल टू 1 मेरी ये वाली लाइन हो गई, ठीक है ना। तो मेरा कौन सा रीजन शेड हो गया? देखो y इक्वल टू 1 से नीचे रहना है आपको, x क्यूब से ऊपर रहना है, और x इक्वल इन सब से इसकी बाउंड्री बन रही है, ठीक है। तो ये मेरा रीजन डी था जिसके ऊपर मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, ठीक है बेटा, यहाँ पे यस। तो मेरा ये रीजन बन गया जिसके ऊपर मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया है। एक सेकेंड में देख लूँ जरा, एक्स क्यूब से 1 तक, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बेटा ये तो वो क्वेश्चन था जिसके अंदर उसने खुद ही आपको फंक्शनल लिमिट्स और कांस्टेंट लिमिट लिख के दे दी। अब आगे आगे जैसे हमारे क्वेश्चंस चलते जाएंगे तो आप देखोगे कि फंक्शनल लिमिट और कांस्टेंट लिमिट आपको खुद निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो ये तो मैंने पहला क्वेश्चन थोड़ा ईजी टाइप आपको करा दिया। और देखो क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, इवेलुएट द इंटीग्रल ओवर, ये डी नीचे लिखना मतलब डी रीजन के ऊपर आपको इवेलुएट करना है। आपने डबल इंटीग्रल का साइन देखा, x प्लस वाई डी ए मैंने आपको बताया था, एरिया बताता है आपको, ठीक है ना। तो D इज द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 0 0 1 एंड 1 1। अब देखो उसने आपको कुछ नहीं लिख के दिया कि आपका मतलब फंक्शनल लिमिट है या कांस्टेंट लिमिट है, क्या है। अब आपको उसने रीजन लिख के दे दिया, आपको रीजन अब खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा D क्या है? ट्राइंगल है विद वर्टिसेस 0 0। अब बिना रीजन को ड्रॉ किए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो रीजन को स्टेट करते हैं पहले। D क्या है मेरा? ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज वर्टिसेस। तो 0 0 ये पॉइंट हो गया, 0,1 कौन सा पॉइंट होगा मेरा? ये होगा 0,1, और 1,1 पॉइंट मेरा यहाँ होगा बेटा, ये हो गया 1,1। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इन तीनों ने मिलकर जो ट्राइंगल बनाया है वो आपका डी रीजन है। तो मेरा ये रीजन जो है नीचे अंदर वाला ट्राइंगल जो है ये मेरा डी रीजन बन गया, ठीक है। अब देखो बेटा कांस्टेंट, इसकी लिमिट्स कैसे निकाली जाएंगी, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगुलर रीजन तो है नहीं, कोई भी जनरल रीजन है, तो फिबोनाची थ्योरम तो मैं नहीं लगाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। मुझे इस वाले उसके ऊपर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो देखो मेरे को डबल इंटीग्रल कैसे मिलेगा? आप देखो बेटा क्या करना, अब आपकी मर्जी है, आप या तो x की कांस्टेंट लिमिट निकाल लो और y की फंक्शनल लिमिट निकाल लो, या y की कांस्टेंट निकाल लो और x की फंक्शनल निकाल लो। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो जिसकी भी आपको फंक्शनल लिमिट निकालनी है ना, जैसे सपोज कर लो मुझे x की फंक्शनल लिमिट निकालनी है, तो इस पूरे रीजन में ना जो ये ट्राइंगल बना है, x एक्सिस के पैरेलल एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लो। ये मैं ना रेड कलर से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। देखो मैं जिसकी भी कांस्टेंट लिमिट निकालना चाहती हूँ ना, मैं उस जिसकी भी फंक्शनल लिमिट निकालना चाहती हूँ, मैं x की फंक्शनल लिमिट निकालना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? x के लाइन के x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस रीजन के अंदर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये इक्वेशन की, इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? 0 0 और 1 1 को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी उसकी क्या इक्वेशन होती है? देखो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 0 0 एंड 1 1। वैसे सबको पता है ये y इक्वल टू एक्स की लाइन होती है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे ही करते हो सब बच्चे। तो ये क्या आ गया? y इक्वल टू एक्स। तो ये इक्वेशन आ गई मेरी y इक्वल टू एक्स की। और ये वाली इक्वेशन क्या होगी? एनी लाइन पासिंग थ्रू 0 1 और 1 1 है, तो ये हो गई मेरी y इक्वल टू 1। और ये मेरी y एक्सिस थी, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। तो आप बेटा यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है? अब इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स देख लो, x क्या है यहाँ पे? 0, और यहाँ पे इस एंड पॉइंट पे जहाँ मेरी पेंसिल है x क्या है? y है। तो x की लिमिट आ गई 0 से y। दोबारा से सुनेंगे, हमने क्या किया? रीजन के अंदर एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू x एक्सिस। अब उसके जो एंड पॉइंट्स है ना उस लाइन के, वहां देखो x की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू है? ये y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0 है ना, एक फंक्शन की फॉर्म में देखनी है बेटा। तो x इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से, और यहाँ पे ये इक्वेशन क्या है इसकी? y इक्वल टू एक्स है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू y आ गई। तो मेरी फंक्शनल की लिमिट्स आ गई x की, x 0 टू y। अब y की लिमिट्स निकालो कांस्टेंट, तो y की कौन सी लिमिट्स होंगी? कांस्टेंट। तो y की अगर एक की फंक्शनल लिमिट्स निकाली है तो दूसरे की कांस्टेंट होंगी। तो y की देखो क्या है? अब इस पूरे रीजन में देखो ये जो ट्राइंगल है कि y मिनिमम कितनी वैल्यू ले रहा है और मैक्सिमम कितनी ले रहा है। तो देखो इस पूरे ट्राइंगल में y की वैल्यू यहाँ पे 0 है ओरिजिन पे, ठीक है, और सबसे ऊपर तक ट्राइंगल हमारा यहीं जा रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है। तो y की कांस्टेंट लिमिट्स क्या आ गई? 0 से 1, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इस रीजन का
लिमिट्स बना सकते हैं। ठीक है, कोई बच्चा दूसरी भी बना सकता था, मैं वो भी दिखा दूंगी, पर पहले इससे एक बारी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक, अब देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये देखिए, अब मेरे को निकालना है जो क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई डी ए, मुझे ये निकालना है। बेटा फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है ना, हम उसको नहीं ट्रेस करते, हम रीजन, जिस रीजन के ऊपर आपको आंसर निकालना है ना, हम उसे ट्रेस करते हैं। अब देखो ये बेटा किसके बराबर होगा। अब मेरी जो फंक्शनल लिमिट होती है वो हमेशा इनर इंटीग्रल पे लिखनी है। तो मेरा फंक्शनल लिमिट कौन सी वाली है, ये x 0 से y, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू वाई। ठीक है, और फंक्शन क्या है x प्लस वाई। अब x लिखा है, x की लिमिट लिखी है तो dx अंदर आएगा। ठीक है, और कांस्टेंट लिमिट हमेशा बाहर की तरफ आती है, तो कांस्टेंट मेरी y की लिमिट थी, तो मैंने बाहर वाले इंटीग्रल पे लिखा y 0 टू 1। ठीक है, और बाहर y है तो बाहर वाला जो बाहर की तरफ मेरा dy आएगा। ठीक है बेटा, अब इसको हमें इवेलुएट करना है। तो देखो हमेशा इनर इंटीग्रल पहले इवेलुएट होगा, तो इनर इंटीग्रल मेरा क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 और y का इंटीग्रल y कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। ठीक है बेटा, और इसकी क्या लूंगी मैं, अब लिमिट लूंगी विद रिस्पेक्ट टू x वाली लिमिट क्या है, इधर देखो इंटीग्रल के ऊपर क्या लिखा है 0 टू y, तो मैं 0 इधर और y इधर। ठीक है, ये तो विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, और बाहर वाला मेरा इंटीग्रल बेटा एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू डालो। देखो इसके अंदर ये x की है ना, तो x की वैल्यू डाल दो y स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू 0 डालूंगी तो माइनस करके दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक बेटा, ये आ गया यहाँ तक। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, तो 3 2 जा 6 हो गया, y स्क्वायर का y क्यूब बाय 3। अब इसके ऊपर लिमिट लेंगे 0 टू 1, तो y की वैल्यू 1 डाल दी बेटा पहले एक बारी, एक फिर y की माइनस y की वैल्यू 0 डालूंगी तो 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम रीजन को ड्रॉ करते हैं। बेटा फंक्शन कभी ड्रॉ नहीं करना, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जैसे ये x प्लस वाई है, इसको कभी नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमें किसको ड्रॉ करना होता है, हमें रीजन जो हमारा d बनेगा, जिस रीजन के ऊपर मुझे इंटीग्रेट करना है, मुझे उसे ड्रॉ करना होता है। ठीक है बेटा, देखो ये मैंने ड्रॉ किया जब मैंने x की फंक्शनल लिमिट ली और y की कांस्टेंट। आप इसको हमने कौन सा वाला रीजन बना लिया, देखो मेरी कांस्टेंट लिमिट किसकी आई थी, y की आई थी ना, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस मेरी आई थी, तो ये कौन सा रीजन बना मेरा, हमने इसको बनाया टाइप 2 रीजन। ठीक है ना, टाइप उसके अंदर 1 के अंदर x की कांस्टेंट होती है, टाइप इसके अंदर कौन सी होंगी, टाइप 2 रीजन है, और ये कौन सा वाला रीजन है बेटा, मेरा हॉरिजॉन्टली सिंपल है। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट पता जरूर होना चाहिए टाइप 1 कौन सा होता है, टाइप 2 कौन सा होता है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए कि कौन से वाला सिंपल रीजन है, ये हॉरिजॉन्टली सिंपल है या वर्टिकली सिंपल है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइप 2 से ही हो सकता था, ये टाइप 1 से भी हो सकता था। ठीक है, तो मैं इसको देखो आपको दूसरे मेथड से भी करके दिखा देती हूँ बेटा, अनदर मेथड भी देख लो इसका, मतलब हम इसको टाइप 1 रीजन वर्टिकली सिंपल से भी करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, देखो कैसे करेंगे वर्टिकली सिंपल। देखो बेटा हमारा पहले तो ड्रॉ ही करेंगे आप, आपके जो पॉइंट्स गिवन थे, मेरे पास ये था 0 0, यहाँ पे था पॉइंट 1 1, और ये पॉइंट था मेरा 0 1 जो क्वेश्चन में गिवन था, राइट। और ये बेटा इसके लिए कोई ग्राफ पेपर नहीं मिलता, ये ऐसे ही रफ में बनाई जाती है। ठीक है, इसकी इक्वेशन थी मेरी y इक्वल टू एक्स, इसकी थी x इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन होगी मेरी y इक्वल टू 1। ठीक है, कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है और 1 वाले पॉइंट से पास कर रही है तो क्या होगी, y इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, छोटी छोटी बातें बेटा ये मालूम होनी चाहिए, x एक्सिस की क्या इक्वेशन है और y एक्सिस की क्या इक्वेशन है। ठीक है, x एक्सिस है तो y इक्वल टू 0, y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0। अब बेटा देखो मैं इसको बनाना चाहती हूँ वर्टिकली सिंपल। अब आप इसको वर्टिकली सिंपल बनाना चाहते हो ना, तो इस रीजन के अंदर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो इस रीजन के अंदर, मैंने ड्रॉ कर ली वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन के ऊपर देखो क्या वैल्यू है, देखो यहाँ पर मेरे को अब क्या बनानी है, x की तो बनानी है कांस्टेंट लिमिट्स, और y की बनानी है मुझे फंक्शनल लिमिट। तो देखो यहाँ पे y क्या है आपके पास, इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू है x, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स वाला कर्व है ना, तो इसके ऊपर है, तो y की वैल्यू तो हो गई y इक्वल टू एक्स नीचे है, ये रहा। और ऊपर देखो यहाँ पे y क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा y क्या है, y इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो y की तो लिमिट ये आ गई, x की लिमिट निकालो, देखो कहाँ से आएगी। अब इस पूरे रीजन के अंदर ये जो पूरा ट्रायंगल है, x देखो मिनिमम कितनी वैल्यू लेता है और मैक्सिमम कितनी लेता है, तो देखो
यहाँ से इस पूरे ट्रायंगल के अंदर x मिनिमम कितनी वैल्यू ले रहा है, 0 ले रहा है, और मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले रहा है, देखो ये वाला पॉइंट क्या है, 1 1 ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या ले रहा है, 1 ले रहा है। ठीक है, तो x की लिमिट क्या आ गई, 0 से 1, राइट। जिसकी आपको कांस्टेंट लिमिट निकालनी है उसकी देखा करो पूरे रीजन में मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। ठीक है, तो ये मेरी x की लिमिट आ गई, तो मेरा अब ये रीजन बन गया D। तो x की कांस्टेंट लिमिट हो गई बेटा, और y की मेरी फंक्शनल लिमिट्स हो गई। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो मैं इंटीग्रल कैसे बनाऊंगी। जो मेरा इंटीग्रल है वो है x प्लस वाई डी ए, जिसको मुझे इवेलुएट करना है। तो देखो मेरी अब हमेशा फंक्शनल लिमिट अंदर लिखनी है। फंक्शनल लिमिट देखो मेरी क्या कौन सी वाली है, y की फंक्शनल लिमिट है, तो डी वाई वाला इंटीग्रल अंदर आएगा। ठीक है, और उसकी लिमिट क्या आएंगी, x से 1, तो यहाँ पर x से 1 आ गई, y इक्वल टू एक्स, और ये आ गया y इक्वल टू 1, x प्लस वाई, और ये हो गया डी वाई। ठीक है, और मेरा बाहर की तरफ कौन सा इंटीग्रल आ जाएगा, x वाला इंटीग्रल आ जाएगा। तो आप इस तरीके से बेटा आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, ये y इक्वल टू 1, क्लियर। तो अब हमारा जो कांस्टेंट लिमिट आ गई वो x की आ गई, और ये रीजन मेरा x की कांस्टेंट लिमिट है, तो ये कौन सा रीजन बन गया, टाइप 1 रीजन। ठीक, अब इसको इवेलुएट करना है। पहले हमेशा इनर इंटीग्रल होगा बेटा, जिसकी फंक्शनल लिमिट्स हैं उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो y को करेंगे तो x कांस्टेंट हो गया, तो x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स वाई, और y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2। ये तो विद रिस्पेक्ट टू y किया मैंने इंटीग्रेट, इसको लिमिट ले लो x टू 1। हमेशा इनर इंटीग्रल बेटा पहले सॉल्व होगा, कभी भी आउटर इंटीग्रल नहीं सॉल्व होगा, और हमेशा इनर इंटीग्रल कौन बनेगा, जो फंक्शनल लिमिट्स लेके बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए डालिए अब y की लिमिट थी ना ये, तो y को 1 डाल दीजिए इसमें, तो y को 1 डाला तो ये आ गया। अब माइनस y को क्या डालोगे, x डालोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक, अब ये फंक्शन बन गया, राइट। अब देखो इंटीग्रेंड सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया मेरा x के अंदर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर। अब विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, x बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रल x होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन सबको आती है, सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक, 0 से 1। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू डाल दी, और माइनस x को 0 डालेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब ये इससे कट गया, तो मेरा आंसर आ गया 1/2। आप देख सकते हैं दोनों ही तरीके से, कोई सा भी रीजन आप ले लें, टाइप 1 या टाइप 2 रीजन ले लें, दोनों तरीके से आपकी इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बेटा आप ये डबल इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर, चलो और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जितने क्वेश्चन हो आपकी बुक में सारे सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो देखिए इवेलुएट, अच्छा एग्जाम के अंदर किसी भी एक तरीके से सॉल्व करना है, दोनों टाइप 1 टाइप 2 से करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक से कर लेना। ठीक है, वेयर डी इज द रीजन बाउंडेड बाय, बाउंडेड का मतलब होता है बाउंड्री, ये बाउंड्री बना रहे, बाउंडेड बाय y इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जनरली बेटा रीजन जो आएंगे वो y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू रूट एक्स, और आपका ये पैराबोलास जितने भी होते हैं, एलिप्स, पैराबोला और स्ट्रेट लाइंस, यही सब रीजन होते हैं मेनली जिनके ऊपर क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन सबका कर लेना, अपने आप पता चल जाएगा। ऊपर मैंने आपको ट्रायंगल का करा दिया, पैराबोला का करा देती हूँ। देखो बेटा, जब भी क्वाड्रेटिक दिखाई दे y इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये क्या होगा, इट इज़ अ पैराबोला। ठीक है ना, इट इज़ अ पैराबोला, और ये किस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फॉर्म का है, विच ओपन्स अपवर्ड। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला कौन सा खुलता है, ऊपर की तरफ खुलता है, विच ओपन्स अपवर्ड एंड हैज़ वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन सी होगी, ओरिजिन, तो वर्टेक्स आ गई ओरिजिन। ऐसे ही देखो बेटा y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, जैसे एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे जाए आपको तो पैराबोला है। y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला विद वर्टेक्स, देखो अब कुछ और आएगी इसकी, विद वर्टेक्स। देखो कैसे निकालनी चाहिए वर्टेक्स, मैं यहाँ साइड में समझा देती हूँ। इसको मैं y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दूँ, या फिर ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1। देखो बेटा ये y माइनस 1 है ना, इसको साइड में 0 डाल दिया करो, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1। ऐसे ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको 0 डालो इस वाली टर्म को, तो x इक्वल टू 0 आ गया, तो मेरा वर्टेक्स क्या बन गई, x 0 और y 1। ठीक है, हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म की होती है ना, x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस के। तो ये जो ब्रैकेट्स होती है ना, इनको 0 डाला करो। ठीक है, ये इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कोई और पैराबोला हो तो भी रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट्स होती है ना, इसको जीरो डाल दिया करो। इसको जीरो डालने पे जो एच और के की वैल्यू आती है ना, वो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी ना, वो आपका वर्टेक्स होता है। तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, ये भी एक पैराबोला है विद वर्टेक्स 0 1 एंड ओपन्स अप। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म का है तो खुलेगा ऊपर ही, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फॉर्म का है तो खुलेगा ऊपर ही। ठीक है, जनरल फॉर्म में। राइट, तो बेटा अब मुझे पहले तो रीजन बनाना है अपना, तो मैं नीचे रीजन बना लूँ। देखो, प्रॉपर मेजरमेंट से बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको रीजन समझ आ जाए कि क्या है। देखो y इक्वल टू 2x स्क्वायर है तो वर्टेक्स 0 0 है और ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो ये हो गया मेरा y इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब मेरा है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारी क्या आई थी, वो क्या आया था मेरा 0 0 1 वर्टेक्स थी। तो 0 1 पॉइंट क्या होगा, ये हो गया सपोज मेरा 0 1 पॉइंट। तो 0 1 से आप बनाएंगे पैराबोला तो इस फॉर्म का बनेगा। ठीक है, तो मेरा अब रीजन कौन सा आ गया, 2x स्क्वायर से ये वाला पैराबोला लेना है, तो ये वाला पैराबोला है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मेरा कौन सा रीजन शेड हो गया बेटा, ये नीचे वाला, इन दोनों के बीच से जो बाउंड्री बन रही है। उसने बोला ना बाउंडेड बाय दीज टू पैराबोलास, तो बाउंड्री कौन बना रहा है, ये दोनों पैराबोला बना रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो रीजन है वो मेरा डी रीजन हो गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आप देखिए कि मुझे इस रीजन के ऊपर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो अब आप देखो जरा, या तो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ या मैं वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूँ, यही कर सकती हूँ ना। अब देखो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए इसके अंदर कि कैसे ड्रॉ करनी है हमें लाइनें और कौन सा रीजन बनाने में फ़ायदा होगा। कई बारी तो दोनों से बराबर हो जाता है, कई बारी किसी एक रीजन से फ़ायदा होता है और दूसरे रीजन हमें थोड़ा टफ पड़ जाता है। देखो कैसे, अगर मैं सोचती हूँ कि वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूँ, तो देखो चाहे मैं लाइन यहाँ ड्रॉ कर लूँ, चाहे मैं लाइन यहाँ ड्रॉ कर लूँ, हर बारी नीचे की तरफ आपका y इक्वल टू 2x स्क्वायर है और ऊपर की तरफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मेरी लिमिट कैसे बनेगी, देखो इधर, यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू क्या है आपकी, इस वाले पॉइंट के ऊपर y की क्या वैल्यू है मेरी, यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ पे देखो ये किसका कर्व है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर का, तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर। और ऊपर इस वाले पॉइंट के ऊपर क्या है मेरा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y की तो फंक्शनल लिमिट आ गई, y इक्वल टू 2x स्क्वायर से y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x की कांस्टेंट लिमिट निकालनी पड़ेगी मुझे क्योंकि y की फंक्शनल है। तो x की कांस्टेंट लिमिट, x को देखो मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना है, देखो यहाँ पर जो भी x की वैल्यू होगी वो, और यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो दोनों मेरी कांस्टेंट लिमिट्स बनाएंगी। तो पहले मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूँ तभी मुझे पता चलेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स कैसे निकलता है, दोनों को आपस में सॉल्व कर दें। मेरे को एक दिया हुआ है y इक्वल टू 2x स्क्वायर और एक दिया हुआ है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जब पुट x इक्वल टू 1 इन किसी भी एक इक्वेशन में डाल दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 1 आ जाएगी। पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन y इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए, 1,2 और -1,2। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया -1,2 और ये पॉइंट आ गया 1,2। तो आप देख लो आपका जो मैक्सिमम जो रीजन आएगा ये देखो, ठीक है ना। तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ गई। मिनिमम x -1 वैल्यू ले रहा है इस रीजन में और मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले रहा है, 1 ले रहा है। तो ये मेरा बेटा डी रीजन बन गया। अब x की आपने कांस्टेंट लिमिट्स ली है ना, तो x की कांस्टेंट लिमिट है तो रीजन कौन सा हो गया मेरा, वर्टिकली सिंपल हो गया। ठीक है, और इसको क्या बोलूँगी मैं, टाइप 1 रीजन बना के मैंने इसको सॉल्व किया है बेटा। ठीक है, तो अब मेरा ये देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, हम यहाँ पे देखो हमें जो इंटीग्रल निकालना है, आई शुड चेंज द इंक ऑफ द पेन, ये देखो। ठीक है, अब मैं नीचे इसको इंटीग्रेट करके दिखा देती हूँ आपको। जो मुझे निकालना है क्वेश्चन वो है x प्लस 2y dA। ठीक है, ये निकालना है। तो अब देखो बेटा, मेरी x की कांस्टेंट लिमिट है तो x बाहर रहेगा। ठीक है, y की मेरी फंक्शनल लिमिट्स निकाली है मैंने, तो y मेरा अंदर आएगा। तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये x प्लस 2y dy और बाहर की तरफ मेरा dx हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि फंक्शनल लिमिट हमेशा अंदर रखनी है।
अब बाहर वाले को पहले अंदर वाले को इंटीग्रेट कर लो। विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, y करोगे, तो x कांस्टेंट है, तो x का कांस्टेंट इंटू y आ जाएगा, प्लस 2y का 2y² 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया बेटा मेरा विद रिस्पेक्ट टू y। अभी मेरा dx बाकी है। ठीक है, अब y की वैल्यू डाल दो पहले इसके अंदर। y की वैल्यू डाली हमने 1 + x², तो x इंटू 1 + x² प्लस y की वैल्यू डाली 1 + x² का होल स्क्वायर माइनस y की वैल्यू डाल दो 2x²। ठीक है, ये आ गया क्लियर। और ये मेरा dx, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो बेटा, जो भी ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ रहा है -1 से 1 x + x³ प्लस a² + b² प्लस 2ab, क्लियर, -2x³ - 2 × 2 = 4x4 dx, राइट। इसको बेटा सॉल्व करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो x का x² 2, 1 का x माइनस x4/4 माइनस 3x5/5 प्लस 2x³ 3, और इसकी लिमिट ले ली -1 से 1। तो इसको सॉल्व कर लेना बेटा, ये सब बच्चे कर सकते हो। आप सबको पता है लिमिट हमेशा पहले अपर लिमिट लेनी है फिर लोअर लिमिट लेनी है, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका 32/50। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बारी थोड़ा सा आपको साइड में बता दूं कि हमने इसको हॉरिजॉन्टली सिंपल क्यों नहीं बनाया। ये देखो ज़रा, ये है आपके पास, आपका कर्व ऐसे था ना। अगर मैं सोचती इसके अंदर कि मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, तो देखो अगर कोई बच्चा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता, तो आप देख रहे हो कि यहाँ तो सिर्फ एक ही कर्व का इफेक्ट आ रहा है। फिर आप अगर ऊपर की तरफ कोई बच्चा ड्रॉ करता, तो इतने हिस्से में ऐसे, और यहाँ पर ये आप देख रहे हो कितने रीजन आपको बनाने पड़ेंगे बेटा। यहाँ देखो ऊपर की तरफ अगर आप ड्रॉ कर रहे हो इसको 0 1 पॉइंट से ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पर 2x² से 1 + x² आना पड़ेगा जहाँ मेरी पेंसिल है। और इतने हिस्से में यहाँ पर देखो राइट साइड के ऊपर 1 + x² से आपको 2x² पे आना पड़ेगा। तो दो इंटीग्रल तो ये बनेंगे, और एक आपका नीचे वाला इंटीग्रल बनेगा जो 0 1 पॉइंट से नीचे का होगा, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कर्व इंटीग्रेट हो रहा है आपका, ये वाला नीचे वाला। ठीक है, क्योंकि रीजन आपका क्या बन रहा है, इतना ही बन के रह गया, सिर्फ y = 2x² से। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आप जो है ना इसके अंदर वर्टिकली सिंपल बनाने में हमें इसे फ़ायदा है। तो बेटा देख लिया करो कि अगर वर्टिकली सिंपल में फ़ायदा है तो वर्टिकली सिंपल से सॉल्व करो, अगर हॉरिजॉन्टली सिंपल में फ़ायदा है तो हॉरिजॉन्टली सिंपल से करो। और कई बार दोनों बराबर होते हैं, किसी से भी कर लो। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप ना वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करते हो या हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करते हो ना, वो पूरे रीजन के ऊपर सर्कुलेट करके देख लिया करो। पूरे रीजन के ऊपर आप उसको स्प्रेड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हर जगह पे सेम ही रीजन आ रहा है। अगर सेम रीजन आ रहा है तो उससे बनाइए। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जितने क्वेश्चन इसके करोगे उतना ही अच्छा है, इसमें तो जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो आप। ठीक है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन होगा ये, देखो इंटीग्रल x/y dA, और d आ जाएगा y = x - 1 एंड y² = 2x + 6। अब देखो बेटा दोनों के दोनों रीजन क्या हैं आपके, पहले तो रीजन देखना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमें पता चला कि हमारे को निकालना डबल इंटीग्रल है और हमारा रेक्टेंगुलर रीजन नहीं है। ठीक है ना, तो हमें रीजन खुद प्लॉट करना है। तो देखो पहले तो y = x - 1 तो सबको पता है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हो, देखो x को 0 डाला y - 1 आ गया, y को 0 डाला तो आपका x 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो लाइन आपसे आराम से बन जाएगी। ये देखो x को 0 लिया, y - 1 लिया, तो ये पॉइंट आया 0, -1 और x 1 और y 0। तो ये लाइन आ गई आपके पास, ये लाइन आ गई मेरी y = x - 1, राइट। और देखते हैं क्या गिवन है हमें, y² = 2x + 6 क्या होगा, पैराबोला होगा। y² देखते ही हमें पता चला कि पैराबोला है। ये क्वाड्रेटिक मिली हुई है बेटा, सिंगल क्वाड्रेटिक है आपके पास, तो आपकी क्या है ये क्वाड्रेटिक, जब भी हो तो पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो अब ये देखो ये हो गया, इट इज ऑफ द फॉर्म y² = 4ax है। अब देखो इसका वर्टेक्स क्या होगा, देखो ये y² वाली टर्म को 0 डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, और इस x + 3 वाली ब्रैकेट को 0 डालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3।
तो वर्टेक्स क्या बन गई बेटा इसकी -3,0। ठीक है, और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये ओपन कहाँ पे होगा, ओपन्स, तो ये वाला जो पैराबोला है ये पैराबोला ओपन्स ऑन राइट साइड, सबको पता है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस वाले पैराबोला को बोलते हैं। ठीक है, तो ये -3,0 से खुलना शुरू होगा क्योंकि वर्टेक्स कुछ और है, तो -3 कहाँ होगा, ये पॉइंट हो गया मेरा -3,0। तो ये ऐसे आपका पैराबोला खुल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखो, एक तो दो चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पहले तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने इसकी ज़रूर कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ रही होगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। ठीक है, तो देखो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या था आपके पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x + 6 और एक है y इक्वल टू x - 1। तो डालो y को x - 1 डाल दो इधर, आपस में सॉल्व करना इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ठीक है, ये आ गया, तो ये बना x² - 4x 1 - 6 - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको बेटा आप सॉल्व कर लीजिए, x² - 5x - x, क्वाड्रेटिक मिडल टर्म स्प्लिट करके जैसे भी सॉल्व करते हैं आप लोग। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 और ये आ गया -1। ठीक है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की निकालोगे तो आ जाएंगी ये। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया बेटा मेरा 5,4 और -1,-2। तो ये पॉइंट कहाँ होंगे बेटा, ये देखो, तो इसका मतलब ये इकट्ठा सही था यहाँ पे, तो ये पॉइंट रहा होगा बेटा मेरा -1,-2 और कौन सा पॉइंट है 5,4, तो ये पॉइंट होगा मेरा 5,4। अब देखो मेरा रीजन कौन सा है, सॉरी मेरा रीजन ये है सारा अंदर वाला। ठीक है ना, अब मुझे इसके ऊपर देखना है कि मुझे हॉरिजॉन्टली सिंपल बनाऊं या वर्टिकली सिंपल बनाऊं। आप खुद देखो बेटा, अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊंगी तो इतने रीजन के अंदर, ये देखो इतने रीजन में मुझे पैराबोला दिखाई देगा जहां मेरी पेंसिल है, और इतने रीजन के अंदर जो लाइन के इधर की तरफ है 0, -1 पॉइंट के इधर की तरफ जो रीजन होगा आपका, उसके अंदर आपकी लाइन नीचे होगी और पैराबोला ऊपर होगा। तो आपको दो अलग अलग इंटीग्रल बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम दो अलग अलग इंटीग्रल ना बनाएं। हम क्या करें, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, हॉरिजॉन्टली सिंपल बनाएंगे, तो आप देखो आप कहीं पे भी इस पूरे रीजन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, आपका हमेशा पैराबोला लेफ्ट साइड पे रह जाएगा और लाइन आपकी राइट साइड पे रहेगी। ठीक है, सो आई विल मेक दिस इंटीग्रल एज हॉरिजॉन्टली सिंपल। ठीक है, देखो बेटा कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर लेना वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, देखो यहाँ कर लो, नीचे कर लो, थोड़ा सा यहाँ कर लो, हर जगह पे आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करने पे हर बारी आपका पैराबोला एक साइड पे है और लाइन एक साइड पे है, तो जब सिमेट्री सी दिखाई दे तो आपको पता है कि आपका एक ही इंटीग्रल बन के रह जाएगा। अगर आप वर्टिकली बनाते हैं तो आपका लेफ्ट साइड पे अलग बनेगा और राइट साइड पे आपका अलग तरीके से। ये जो पॉइंट था ना आपका -1, -2, इसके एक साइड पे एक इंटीग्रल बनेगा, दूसरी साइड पे दूसरा इंटीग्रल बनेगा। सो वी विल मेक इट एज इट इज हॉरिजॉन्टली सिंपल। हॉरिजॉन्टली सिंपल का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल मतलब y की जो लिमिट्स होंगी वो कांस्टेंट होंगी और x की फंक्शनल। इसका मतलब लिमिट्स ऑफ y हम लेंगे, लिमिट्स ऑफ y आर कांस्टेंट एंड x विल हैव फंक्शनल लिमिट्स। यही मीनिंग बताया आपको। ठीक है, x विल हैव फंक्शनल लिमिट्स। अब x की लिमिट फंक्शनल देखो कैसे निकलेगी। देखो ये जो लाइन बनाई है आपने, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इसमें देखो, सॉरी एक मिनट बेटा, ये देखो जो भी आपने ये लाइन बनाई है, इधर देखो, इधर x की क्या वैल्यू है फंक्शन की फॉर्म में, इसका कर्व क्या था, y² इक्वल टू, यहाँ पे था y² इक्वल टू 2x + 6, तो x क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे y² - 6/2। ठीक है, तो मेरी x की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है बेटा क्योंकि x की फंक्शनल लिमिट्स है ना, तो y² - x/6/2, तो y² - 6/2, तो y² - 6/2, तो इसकी आ गई। दूसरी साइड पे देखो जरा x क्या होगा, देखो ये वाली लाइन है मेरी, इस पॉइंट पर मेरी क्या वैल्यू है y इक्वल टू x - 1, तो इसका मतलब x क्या है मेरा y + 1, तो x निकाल दिया मैंने यहाँ पर y + 1। मैं इसको भी लिख देती हूँ, यहाँ पे मेरा x आ जाएगा y² - 6/2। ठीक है, -6/2, तो मेरा आ गया x हो गया y + 1।
तो x आ गया y प्लस 1। तो x की तो फंक्शनल लिमिट आ गई। अब y की क्या होंगी? y देख लो मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है पूरे रीजन में। देखो जरा, जो y का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -3 से 0 ले रहा है इधर की तरफ, और तो y की वैल्यू 0 हो गई। और इधर की तरफ मैक्सिमम कितना गया हुआ है, ये पॉइंट कितना है मेरा 5,4। देख लिया करो पीछे कितना जा रहा है और मैक्सिमम आगे कितना जा रहा है, वहां पे y का क्या कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 4 है और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास, सॉरी y का लेना है, मैं x का लेने लगी, सॉरी। ये देखो ऊपर की तरफ वर्टिकली ड्रॉ करके देखो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है और x की मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो y की मिनिमम वैल्यू बेटा -2 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है y की, 4 आ रही है। देख सकते हो पूरे रीजन में सबसे नीचे वाला पॉइंट -1, -2 है और सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो आपको पूरे रीजन में दिखाई दे रहा है वो 5,4 है। तो मिनिमम y -2 ले रहा है और मैक्सिमम y कितना ले रहा है मेरा, 4 ले रहा है। तो y की लिमिट्स क्या आ गई, -2 से 4। ठीक है बेटा, तो मेरे पास डी रीजन तो बन गया। अब अगर मेरे पास डी रीजन बन गया तो मैं इसको बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकती हूँ। ठीक है ना, मेरे को बस लिमिट्स ही निकालनी होती है जिसके लिए इतनी ड्राइंग मुझे करनी पड़ जाती है। तो मेरा देखो अब फंक्शन है एक्स वाई और मुझे निकालना था एक्स वाई डी ए, ये निकालना था ना। तो अब हमेशा कांस्टेंट लिमिट्स बाहर रखनी है। तो y की लिमिट बाहर आई -2 से 4 और x की लिमिट अंदर आएंगी। x की लिमिट आई है आपकी y² - 6/2 और क्या आया मेरे पास y प्लस 1। ठीक है, एक्स वाई, अब मेरा x अंदर की तरफ आएगा और y बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू -2 से 4। अब देखो इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y कांस्टेंट है तो x का इंटीग्रेशन x²/2। ठीक है, यहाँ पे अब लिमिट ले लो इसकी y² - 6/, थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्क है इसके अंदर बेटा। अब क्या डालोगे, x की जगह पे y प्लस 1 डाल दोगे, यही करोगे ना। तो देखो मैं y/2 को तो बाहर कर लेती हूँ कांस्टेंट बना के, x की जगह डाल दिया y प्लस 1, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस। अब x को क्या डालूंगी मैं, ये नीचे वाली लिमिट लूंगी, लोअर लिमिट y² - 6, तो y² - 6/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया बेटा मेरा फंक्शन। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन रह गई है, ब्रैकेट्स खोल लो और इंटीग्रेट कर लो। तो -2 से 4 y/2, अंदर का स्क्वायर खोला a² + b² + 2ab - 1/4 और y² - 6 का होल स्क्वायर खोल रही हूँ, तो a² + b² - 2ab। ठीक है बेटा, ऑलराइट क्लास। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस, y/2 y² + 1 + 2y - y4/4 -9 + 3y² dy। ठीक है, -2 से 4, -2 to 4, ये अंदर आ जाएगा 2y³ - y5/8 + y² कर लेना बेटा इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, जैसे भी करना है आपको। और इसका इंटीग्रेशन करोगे 2y4/4 - y6/6 8 = 48 y³ - 4y²/2। इसके ऊपर वैल्यू लोगे -2 से 4 लिमिट, सबको पता है पहले 4 डालेंगे y को, फिर माइनस, फिर 2 डाल देंगे -2। तो ये आंसर बेटा कर लेना सॉल्व, ये आएगा आपके पास 36। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, अब देखो अगर बाई चांस कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे जो है दूसरे वाले तरीके से भी आना चाहिए, तो मैं आपको ना बता देती हूँ कि इंटीग्रल कैसे बनेगा। ठीक है, अनदर मेथड, मतलब आप इसको अगर टाइप 1 बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा मैं सिखा जरूर देती हूँ आपको। तो देखो आपका रीजन यही था ना, आपके पास पॉइंट था -1,0। ठीक है, तो ये था 5,4, ये था -1, -2। ठीक, और ये पॉइंट है -3,0, राइट, और ये पॉइंट होगा आपका 1,0। निकाल सकते हो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। तो देखिए बेटा आपके पास ये कर्व है y² = 2x + 6। ठीक है, तो y² = 2x + 6 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2x + 6 ± तो नीचे x एक्सिस से नीचे जो होगा बेटा कर्व वो तो है -2x + 6 और ऊपर वाला कर्व है 2x + 6 रूट। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको उस जिसकी भी फंक्शनल लिमिट्स लेनी है उसके पैरेलल आपको ड्रॉ करनी है लाइन। तो देखो मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी यहाँ पर इतने हिस्से में। ठीक है, तो यहाँ देखो इतने वाले पोर्शन पे तो y होगा
2x+6 माइनस का, और इतने वाले में होगा y इक्वल टू 2x+6 प्लस वाला। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी बेटा, y आ गया माइनस ऑफ 2x+6 टू 2x+6। क्लियर, ये तो आ गया राइट साइड, लेफ्ट साइड का आपका। अब x की क्या लोगे, इस इतने हिस्से के अंदर x की क्या लेंगे आप, कांस्टेंट लिमिट्स लेंगे। तो x देखो इतने हिस्से में x की वैल्यू -3, और यहाँ पे देखो इतने हिस्से में, देखो बेटा आपने ना यहाँ पे बाइफरकेट किया है, क्योंकि इस रीजन के बाद जो है आपका नीचे की तरफ लाइन हो जाएगी और ऊपर की तरफ कर्व हो जाएगा, और इससे लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास सिर्फ पैराबोला का पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x मिनिमम कितना ले रहा है और मैक्सिमम कितना ले रहा है। तो x मिनिमम ले रहा है बेटा -3, और मैक्सिमम कितना ले रहा है आपका -1। तो x की वैल्यू आ गई -3 से -1। बेटा ये पॉइंट कहाँ से आया, -3, 0। जो ये पैराबोला है, इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द x एक्सिस। x एक्सिस ले रहे हो तो y को आपने 0 डाला, जब y को 0 डालोगे तो 2x+6 आपका 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3। तो -3, 0 ये पॉइंट आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो जो बाकी का रीजन है आपके पास, दिस रीजन, ठीक है, जो इधर की तरफ है -1, 2 के इधर है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो अब इसमें y के पैरेलल। अब देखो यहाँ पर y क्या है आपके पास, y की वैल्यू है x-1, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट के ऊपर y है आपके पास 2x+6 पॉजिटिव वाला, क्योंकि x एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव होगा, x एक्सिस के नीचे आपका नेगेटिव होगा। तो एक रीजन तो ये हो गया प्लस, दूसरा रीजन आप क्या लेंगे, y x-1 से 2x+6 अंडर रूट, और x की क्या वैल्यू लोगे, इधर देखो जरा। अब इतने रीजन में इस लाइन के, ये जो जहां मेरी पेंसिल है बेटा, इस रीजन के बाद आपको ये वाला कर्व दिखाई देने लगा ना, लाइन वाला। तो इतने रीजन में देखो x की मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। तो देखो इधर यहाँ पर इस लाइन के इधर x, ये जो पॉइंट था इधर x का कोऑर्डिनेट था -1, और y का x का कोऑर्डिनेट लास्ट तक कितना आया है, देखो ये यहाँ तक x का कोऑर्डिनेट कितना है, मैक्सिमम 5, तो -1 से 5 के बीच में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये दो इंटीग्रल आपको बनाने पड़ेंगे। तो अब आपका जो इंटीग्रल क्वेश्चन था x/y/dA, यही था ना आपके पास x/y/dA, लेट मी चेक, यस। तो ये किसके बराबर होगा, देखो बेटा x की कांस्टेंट लिमिट रखी -3 से -1 है, सॉरी -3 से -1, और y की वैल्यू आई -2x+6 से y इक्वल टू 2x+6 अंडर रूट एक्स वाई, ये पहले dy लेगा फिर बाद में dx, प्लस एक और इंटीग्रल बनाएंगे, x की वैल्यू -1 से 5, और y की वैल्यू लेंगे x-1 से √2x+6 xy dy dx। तो अगर आप इसको टाइप 1 रीजन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दोनों इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन हो जरूर जाते हैं दोनों से, टाइप 1 से टाइप 2 से दोनों हो जाते हैं, पर कई बार तो आपको लगेगा इंटीग्रेशन मुश्किल हो रही है, ठीक है, ऐसे रीजन ब्रेक करना पड़ रहा है। तो हम कई बार बहुत वाइजली डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि टाइप 1 आसान है या टाइप 2 आसान है, और कई बार दोनों ही बहुत आसान होते हैं बेटा। ठीक है, तो आप ये देख लिया करो क्वेश्चन के अंदर। मैं तो ये बच्चों को सजेस्ट करती हूँ एक बारी हॉरिजॉन्टल और एक बारी वर्टिकल दोनों लाइनें ड्रॉ करके देख लो, और पूरे रीजन के ऊपर उसको घुमा के देखा करो लाइन को, कि रीजन चेंज तो नहीं हो रहा, कहीं कर्व चेंज तो नहीं हो रहा। अगर सब पे सेम रह रहा है तो सेम जिससे रह रहा हो वो ले लिया करो। ठीक है, और अगर ना समझ आए तो एक बारी एक लो, एक बारी दूसरा लो, अपने आप पता चलेगा आपको कि कौन सा सिंपल है। बाकी थोड़ा प्रैक्टिस करने से बच्चों ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी ये मेरा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, लेक्चर लंबा हो गया इसलिए मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, क्योंकि इस लेक्चर में बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस टॉपिक के अंदर। तो अब मैं चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये कई बार ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके कैसे सॉल्व किया जाता है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगी। आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगी कि आपको हर क्वेश्चन आता हो एग्जाम के अंदर, आपकी सारी प्रैक्टिस यहीं पर ही हो जाएगी चैनल पे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, और आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं इससे ज़्यादा क्या है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।